गुड मॉर्निंग दिल्ली। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। बहुत स्वागत है आपका हमारे सुबह के खास बुलेटिन में। चलिए फटाफट नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने सीएम पद से आज इस्तीफा दे देंगे। उनके पार्टी सूत्रों ने 2 दिन पहले ही ये बता दिया था और इसी के साथ मुख्यमंत्री ने खुद ये ऐलान किया था कि वो आज यानी मंगलवार को सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। अब उनके बंगले का जो सिविल लाइंस में है उनका सरकारी बंगला, उसका क्या होगा, वो कहाँ रहेंगे, ये भी जान लेते हैं। बता दें कि पद छोड़ने के साथ ही कुछ ही हफ्तों में वो सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री का बंगला भी खाली कर देंगे। वो अपनी पत्नी, बच्चों और माता पिता के साथ यहाँ रहते हैं। बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार होने के बाद जमानत पर बाहर आए केजरीवाल ने रविवार को पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ एक बैठक की थी। बैठक में पद छोड़ने के अपने फैसले की घोषणा की। उन्होंने कहा कि चूंकि मामले की सुनवाई पूरी होने में लंबा वक्त लगने की संभावना है, इसलिए वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जनता की अदालत में जाना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा, जब तक आप मुझे दोबारा वोट नहीं देंगे, मैं सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। बता दें कि सूत्रों का कहना है कि पार्टी चाहती है कि नए मुख्यमंत्री जल्द ही सिविल लाइंस स्थित सीएम आवास आ जाएं। ये बंगला काफी विवाद में रहा था। भाजपा ने 2020 और 21 में इसके रेनोवेशन की लागत पर सवाल उठाए थे और अनियमितताओं का आरोप भी लगाया था। बता दें कि अरविंद केजरीवाल 2015 में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद से फ्लैग स्टाफ रोड स्थित इस बंगले में रहते थे। 2013 में पहली बार मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद केजरीवाल तिलक लेन स्थित बंगले में रहे, जिसमें उन्होंने 49 दिनों के भीतर पद छोड़ने के बाद खाली कर दिया। इस्तीफा देने के बाद वो गाजियाबाद के कौशाम्बी स्थित अपने घर वापस चले गए, जहां वो पहले अपने परिवार के साथ रहते थे। ये सरकारी आवास उनकी पत्नी को आवंटित किया गया था, जो उनकी तरह ही IRS अधिकारी थी। उन्होंने 2016 में वॉलंटियरी रिटायरमेंट ले ली थी। अब जब सरकारी बंगला छोड़ देंगे मुख्यमंत्री, तो अब वो कहाँ रहेंगे, इसी को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। पार्टी के कई पदाधिकारियों ने केजरीवाल को रहने के लिए जगह ऑफर की है। पार्टी के एक नेता ने कहा कि केजरीवाल के दिल्ली और अपने निर्वाचन क्षेत्र नई दिल्ली में रहने की उम्मीद है। पार्टी सभी विकल्पों पर विचार कर रही है। चूंकि वो एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, इसलिए केजरीवाल को सरकार की तरफ से भी घर दिया जा सकता है। हालांकि ऐसा तब होता है जब उस नेता को कोई अन्य सरकारी आवास आवंटित नहीं किया गया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। बता दें कि आज वो 74 साल के हो गए। इसी के साथ अब हो सकता है कि आज की खुशी में जनता को उनकी तरफ से रिटर्न गिफ्ट में कुछ सेवाएं या योजनाएं मिल सकती हैं। हर साल भाजपा नागरिकों के कल्याण और मानवता की सेवा के जज्बे की प्रतिबद्धता के रूप में मनाती है। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा में जन्मे नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर निरंतर 3 कार्यकाल 2001 से 2014 पूरे किए और अब बतौर प्रधानमंत्री ये उनका तीसरा कार्यकाल है। हर साल की तरह भाजपा इस साल भी सेवा पखवाड़ा या सेवा पर्व मनाने को तैयार है। इसके तहत देश भर में रक्तदान शिविर और स्वस्थ अभियान का आयोजन किया जाएगा। इस तरह के अभियान अस्पतालों, स्कूलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चलाए जाएंगे। बता दें कि राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह में पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर शाकाहारी लंगर में 4000 किलो वेज बिरयानी खिलाई जाएगी। गुजरात के सूरत में कई उद्योगपतियों ने 17 सितंबर के लिए उत्पादों पर 10 से लेकर 100% तक की डिस्काउंट दी है। ये छूट और डिस्काउंट होटलों, बाजारों और परिवहन सेवाओं में दिया जाएगा। पिछले साल भी पीएम मोदी का जन्मदिन अनूठे अंदाज में मनाया गया था। जैसे 2023 में देश के कलाकारों और कारीगरों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करते हुए उन्हें कौशल प्रदान करने की व्यवस्था की थी। इसी दिन दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का विस्तार हुआ था। उधर हरियाणा के सोनीपत से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। बता दें कि वहां एक सड़क हादसा हो गया। खुर्रम मोड़ पर यह हादसा हुआ, जहां 2 प्राइवेट बसें आपस में टकरा गईं और यह हादसा इतना भीषण था कि इसमें 50 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। उनकी हालत बहुत गंभीर है। अभी वो अस्पताल में भर्ती हैं। हादसे में घायल करीब 25 लोग ऐसे हैं जिनके हाथ पैर की हड्डियां टूटी हैं और सिर भी फट गया है। इसके अलावा भी कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए। खरगोदा के सरकारी अस्पताल के सभी प्राइवेट उपचार देने के लिए PGI रोहतक रेफर किया गया है। पुलिस की तरफ से मामले की जांच जारी है। बता दें कि खरगोदा बहादुरगढ़ के बीच में चलने वाली 2 प्राइवेट बसें
सोमवार यानी बीते दिन इस रूट पर आवाजाही कर रही थी। दोपहर करीब 4 बजे इस रूट पर खुर्रमपुर मोड़ से पहले ही दोनों बसों के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। बस में सवार यात्रियों ने बताया कि बहादुरगढ़ से खरखौदा की तरफ से आने वाली बस ने अपना संतुलन खोते हुए दूसरी बस में टक्कर मार दी। इसके बाद दोनों ही बसों में चीख पुकार मच गई। राहगीरों ने अपनी गाड़ियों को रोककर घायलों को बाहर निकालना शुरू किया। घायलों को खरगौदा के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया। इतनी बड़ी संख्या में घायलों के पहुंचने से सरकारी अस्पताल में भी चीख पुकार मच गई और अस्पताल के चिकित्सकों ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मिलकर सभी घायलों को प्राथमिक उपचार दे दिया। वहीं बता दें कि सभी इस घायलों के पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया है। हादसे में बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं समेत करीब 50 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। उधर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के पिता का निधन हो चुका है। बता दें कि उन्होंने सुबह करीब 6 बजे अपनी आखिरी सांस ली। इसकी जानकारी खुद पप्पू यादव ने पोस्ट कर दी है। बता दें कि उनके पिता पटना एम्स में भर्ती थे। पप्पू यादव ने अपने पिता के निधन पर दुख जताया है। उनके पिता चंद्र नारायण यादव पिछले 2 सालों से बीमार थे। 2 साल से चलना फिरना बंद हो चुका था। पप्पू यादव ने एक्स पर लिखा, मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरे सृजनकर्ता आदर्श, मेरे विचार केंद्र, मेरे प्रेरणा स्रोत, मेरे पद प्रदर्शक, मेरी शक्ति के उत्स पिताजी नहीं रहे। पापा आपके बिना मैं कुछ नहीं। तबीयत खराब होने के बाद बीते 3 सितंबर को पप्पू यादव के पिता को पूर्णिया के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। अस्पताल पहुंचकर सांसद पप्पू यादव ने उस वक्त अपने पिता से मुलाकात की थी, हालचाल जाना था, डॉक्टरों से भी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। इसके बाद पूर्णिया से 8 सितंबर को उन्होंने पटना एम्स में पिता को भर्ती करा दिया। इसकी जानकारी भी उन्होंने 9 सितंबर को अपने एक्स अकाउंट पर दी थी। साथ ही बता दें कि पटना एम्स में भर्ती कराने के बाद पप्पू यादव ने लिखा था, मेरे पिताजी पटना एम्स में इलाजरत हैं। कल ही उन्हें पूर्णिया से पटना एम्स लाया गया। जनसेवा के तमाम दायित्वों को अपने सहयोगियों को सौंप पिताजी की सेवा के लिए पटना में हूँ। मेरे सृजनकर्ता ही नहीं, वो मेरी विचारधारा और दर्शन के भी निर्माता हैं। उनका सानिध्य मेरी सर्वोच्च शक्ति है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर में बारिश नहीं हुई, धूप निकली जिससे गर्मी का भी एहसास हुआ। अब सबको लगा कि ये बरसाती मौसम तो लगभग चला ही गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जी हाँ, मौसम विभाग ने दोबारा से बारिश का अलर्ट दे दिया है। अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में बारिश हो जाए। दिल्ली एनसीआर में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है। बीते दिन भर धूप रहने के बाद मंगलवार यानी आज से 3 दिन तक दिल्ली में हल्की बारिश के आसार हैं। ऐसे में अभी मानसून विदाई लेने के मन में नहीं दिख रहा। अब लोगों को मानसून की विदाई के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। इसके साथ ही मौसम विभाग ने दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों के पहाड़ों पर फिर से बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में मानसून की विदाई का वक्त नजदीक आ गया, लेकिन मानसून जाने का नाम नहीं ले रहा। वहीं आईएमडी ने दिल्ली में अगले कुछ दिनों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया। आईएमडी की माने तो राजधानी के कुछ इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन बारिश की वजह से तापमान में कोई गिरावट दर्ज नहीं होगी। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। उधर 18 और 19 सितंबर की बात करें तो उस दिन हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुग्राम और फरीदाबाद में आज बारिश हो सकती है, लेकिन 18 और 19 सितंबर को हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। तो ये थी आज की वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जाननी बेहद जरूरी थी। हम आपको इसका अपडेट भी देंगे, उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।